Good afternoon, friends and dear students. Hearty welcomes in your live class. Today, we shall have a detailed analysis of chapter 4 Drought. The story is about a poor man, Gafur, who lives in drought-stricken village with his daughter and Mahesh, an old bull. The story portrays the disparity between the rich and poor being and living form a minority and the desperation and persecutions that go with it in a rural Indian village. This story is very long, so we decide in two parts. Dear students, ये कहानी ड्रॉट बहुत लंबी है, इस कारण हमने इस कहानी को दो भागों में विभाजित किया है। यानी कहने का अर्थ है कि इस कहानी में लेखक सूखे का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। भारत के बहुत से हिस्सों में सूखा एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आती है। राजस्थान में तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है। प्रस्तुत कहानी में इस कथा का मुख्य जो पात्र है गफूर, बहुत मानसिक तनाव लिए हुए है। इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सफल प्रकार से तनावग्रस्त मनुष्य की प्रकृति अतः स्वभाव के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नाउ द चैप्टर बिगिन अबाउट द राइटर। शरद चंद्र चटर्जी was a prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century। यानी शरद चंद्र चटर्जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार एवं लघु कथाओं के लेखक थे। प्रोमिनेंट यानी विश्व प्रसिद्ध, जिसको अपन कह सकते हैं बहुत ही फेमस पर्सन। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील with the lifestyle, tragedy, struggle of the village pupil and the contemporary social practice that prevailed in Bengal। उनकी ज़्यादातर कृतियों में ग्रामीण लोगों की जीवन शैली, दुखद घटनाएं, संघर्ष तथा बंगाल की समकालीन सामाजिक परिस्थितियां भी शामिल की गई हैं। अब स्टोरी बिगन्स यानी कहानी शुरू होती है, तो प्रत्येक शब्द को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रत्येक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर, यानी गांव का नाम काशीपुर था। अतः यूँ कह सकते हैं कि गांव को हम काशीपुर के नाम से पुकारते थे। इट वाज ए स्मॉल विलेज, इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। यह एक छोटा सा गांव था, इसका जमींदार और भी छोटा था। और भी छोटे का अर्थ होता है तुच्छ प्रकृति का, अतः निम्न कैटेगरी का, जिसको अपन कह सकते हैं इस प्रकार का व्यक्ति। यट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम, इसके बावजूद उसके काश्तकारों में उसका विरोध करने का साहस नहीं था। ही वॉज सो रूथलेस, वह बड़ा ही निर्दय था। इसमें एक वर्ड आया है टीनेंट्स, TENANTS, कास्ट का। नेक्स्ट वर्ड था डेयर्ड नॉट स्टैंड अप,
अतः विरोध करने का साहस नहीं था। यानी इसको अपन इस प्रकार भी बोल सकते हैं, हैड नो करेज टू स्टैंड अप। नेक्स्ट वर्ड था रूथलेस, अतः निर्दयी, क्रूअल, पाइटीलेस जिसको अपन कह सकते हैं। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, यानी कहने का अर्थ है कि उसके सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन था। इट वॉज नून, दोपहर का समय था या मध्याह्न का समय था। तारक रत्न, द प्रीस्ट, was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers, यानी जमींदार के घर पूजा पाठ करने के बाद पुजारी तारक रत्न घर लौट रहे थे। वापस समझने का प्रयास करेंगे। तारक रत्न, द प्रीस्ट, was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers, यानी जमींदार के घर पूजा पाठ करने के बाद पुजारी तारक रत्न घर लौट रहे थे। इसमें जो वर्ड्स आया है, एक तो प्रीस्ट, आप सभी जानते हैं पुजारी, ऑफरिंग प्रेयर्स अतः प्रार्थना कर रहे थे, या यूँ कह सकते हैं प्रार्थना करना भी कहा जा सकता है। Where he had been offering prayers. Now it was nearing the end of मई, यानी मई समाप्त होने को आया या मई का समाप्ति का दिन था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, किंतु आकाश में बादल का एक भी टुकड़ा नज़र नहीं आता था। तो इसमें एक शब्द आया है ए पैच ऑफ क्लाउड। ए पैच ऑफ क्लाउड का अर्थ होता है बादल का टुकड़ा। बादल का टुकड़ा अर्थात मई समाप्ति पर था, लेकिन बरसात का कोई नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पर अर्थ यही है कि बादल का टुकड़ा नजर नहीं आना, अर्थात कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी। द रेन लेस फर्मेंट पॉड फायर। रेन लेस, अंडरलाइन करेंगे शब्द को। रेन लेस का अर्थ होता है वर्षाहीन, यानी विदाउट रेन, बिना बरसात के। नेक्स्ट वर्ड था फर्मेंट। फर्मेंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है आकाश। पॉड फायर, पॉड का अर्थ होता है उंडेलना और फायर का अर्थ होता है आग। यानी कहने का अर्थ है, वापस से ध्यान दें, द रेन लेस फायरमेंट पॉड फायर, यानी वर्षाहीन आकाश से आग की वर्षा हो रही थी, अतः बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन हैड ब्रोकन अप into tens of thousands of fissures in the burning blaze, and it looked as though the life blood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke. सामने क्षितिज तक फैले हुए खेतों में दहकती गर्मी के कारण हजारों दरारें पड़ गई थीं और ऐसा मालूम पड़ता था मानो धरती माँ का जीवन रक्त उनसे होकर धुएं के रूप में लगातार बाहर निकल रहा था। इसमें जो वर्ड आया है स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग शब्द का अर्थ होता है फैलते हुए। अगला शब्द था हॉरिजन, HORIZON। हॉरिजन का अर्थ होता है क्षितिज।
फिशर्स, FISSURES, फिशर्स का अर्थ होता है दरारें। बर्निंग ब्लेज, दहकती हुई गर्मी जिसको कह सकते हैं, एज दो, मानो की। अनसीजिंगली, लगातार, निरंतर रूप से। गेज्ड, लगातार देख रहे थे, जिसको अपन कह सकते हैं यानी टकटके लगा के देखना। और स्मोक का अर्थ होता है धुएं के रूप में। इफ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक sensuous movement, it left him as it dazzled with drunkenness। यानी कहने का अर्थ है कि यदि कोई उस ऊपर उठती हुई ज्वाला सी लहराती हुई गति को देखता रहे तो वह ऐसा हो जाए मानो किसी नशे में चूर चूर हो। अर्थात गर्मी की जो ज्वाला थी बहुत अधिक तेज थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई नशे में आदमी चल रहा हो। अतः अकॉन्शियसनेस की स्थिति बनी हुई थी। एट द एंड ऑफ द फील्ड beside the road there stood the house of Ghaffur the weaver. Now that the mud walls were in ruins, the courtyard touched the public highway, and the inner privacy was thrown on the mercy of the passers-by। यानी खेत के छोर पर सड़क के किनारे गफूर जुलाहे का घर था। इस समय तक मिट्टी की दीवारें ढह गई थीं और आंगन और सड़क एक हो रहे थे और घर की गोपनीयता गुजरे हुए यात्रियों की दया की मोहताज थी। इसमें जो वर्ड्स आया है आप ध्यान देंगे, एक शब्द आता है वेवर, WEAVER। वेवर का अर्थ होता है जुलाहा। अगला शब्द था रियून्स, RUINS, बर्बाद करना या खंडर भी कह सकते हैं। कोर्ट यार्ड, COURTYARD, कोर्ट यार्ड का अर्थ होता है आंगन। पब्लिक हाईवे, आम सड़क। प्राइवेसी, प्राइवेसी का अर्थ होता है गोपनीयता। पासर्स बाई, पासर्स बाई का अर्थ होता है राहगीर या यूँ कह सकते हैं जो यात्री होते हैं उनके लिए शब्द का। हे गफूर इज एनीबॉडी इन, अरे गफूर कोई अंदर है। कॉल्ड आउट तारक रत्न, स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। तारक रत्न ने सड़क के किनारे स्थित एक पेड़ की छाया में खड़े होकर पुकारा। What do you want? Father is down with fever, answered Gafur's little daughter, aged 10, appearing at the door। क्या बात है, पिताजी बुखार में पड़े हुए हैं। गफूर की 10 वर्षीय बेटी दरवाजे पर आकर बोलती है। फीवर, कॉल्ड द स्काउंड्रल, तारक रत्न ने शाउटेड, बुखार, बुलाओ उस बदमाश को। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विथ फीवर, शोर सुनकर गफूर बुखार में कांपता हुआ बाहर आता है। ए बुल was tied to the old acacia that leaned against the broken wall। टूटी दीवार पर झुके हुए बबूल से एक बैल बंधा हुआ था। What do I see there? क्या देख रहा हूँ मैं? डिमांडेड तारक रत्न ने पूछा। इंडिकेटिंग द बुल,
बैल की तरफ इशारा करते हुए, यानी कहने का अर्थ है तारक रत्न ने बैल की ओर इशारा करते हुए पूछा, डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, यानी क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि जमींदार कभी यह सहन नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन, उसका चेहरा क्रोध और सूरज की गर्मी से लाल हो गया। इट वॉज टू बी एक्सेप्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, वह आशा के अनुरूप ही था कि उनके शब्द क्रोध भरे और तीक्ष्ण होते थे, अतः बहुत तेज होते थे। But Gaffur simply looked at him, unable to follow the import of his words. किंतु उनके शब्दों के अर्थ समझने में असमर्थ गफूर ने उनकी ओर देखकर दुख प्रकट किया, अर्थात एक क्षमा याचना के रूप में अपने कार्यों को प्रकट किया। प्यारे बच्चों, इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं आप उस पर ध्यान देंगे। इसमें जो वर्ड्स आया था डाउन विथ फीवर, अतः बुखार से ग्रसित होना जिसको अपन कह सकते हैं। इसके बाद स्काउंड्रल, यानी स्काउंड्रल जो शब्द है वो बदमाश के लिए शब्द काम में लिया जाता है। शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग का अर्थ है कांपते हुए। अकेशिया, ACACIA, अकेशिया बबूल का पेड़ होता है, उसको बोला गया है। डिमांडेड, पूछना। टॉलरेट, सहन करना। क्रिम्सन, CRIMSON, क्रिम्सन शब्द का अर्थ होता है लाल, जिसको अपन कह सकते हैं। इंडिग्नेशन, INDIGNATION, क्रोध। एक्सेप्टेड, आशा के अनुरूप। इम्पोर्ट, अर्थ होना। तो इन शब्दों को आप ढंग से समझने का प्रयास करें ताकि आपको ध्यान में आए कि ये शब्द क्या कहे जा रहे हैं। नाउ वेल सेड तारक रत्न, अच्छा तारक रत्न ने ये बातें कही। आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर, सुबह मैंने उसको जहाँ बांधा हुआ देखा था और अभी भी वह वहीं बंधा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है जहाँ पर मैंने सुबह इसको बांधा हुआ देखा था वह अभी भी वहीं बंधा हुआ है। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्लाई यू अलाइव, यदि यह बैल मर गया तो तुम्हारे मालिक जीवित तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात तुम्हारी चमड़ी निकाल लेंगे। इसका अर्थ ये होता है भाई तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। What shall I do, Father? I am helpless. I have had fever for the last few days. I cannot take him out to graze. I feel so ill. यानी मैं क्या करूं पिताजी, मैं मजबूर हूँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, मैं उसे बाहर चराने नहीं ले जा सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर जो वर्ड है फादर एज ए गुरुजी, बड़ा जो व्यक्ति होता है उसके लिए संबोधन है। कैन नॉट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्या तुम उसे खुद चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर, मैं उसे कहाँ छोड़ दूँ फादर। तो यहाँ पिता के लिए प्यूपिल हैव नॉट थ्रेस्ड
देयर पैडी यट, लोगों ने अभी तक धान का भूसा तक नहीं निकाला है, या जिसे मुवाल कह सकते हैं। इट स्टिल लेइंग इन द फील्ड, वह धान अभी तक खेतों में पड़ा हुआ है। द स्ट्रॉज हैज़ नॉट बीन गैदर्ड, भूसा भी समेटा नहीं गया है, अतः जो तिनके हैं उन्हें भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न्ड इन एवरीथिंग इज बर्न्ड टू सिंडर्स, प्रत्येक चीज जल के राख हो गई है। देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनी वेयर, कहीं भी घास का एक तिनका तक नहीं दिखाई देता है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, फिर मैं कैसे उसे खुला छोड़ दूँ पिताजी। He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straws, वह किसी के धान में मुंह मार सकता है या किसी का भूसा भी खाने लग सकता है। इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं आप उनमें ध्यान दें। एक शब्द आया है FLAY, फ्ले का अर्थ था रिमूव द स्किन, यानी चमड़ी उधेड़ना, जिसको अपन बात कहते हैं। हेल्पलेस, असहाय, ग्रीज, चरना। थ्रेश, THRESH, थ्रेश का अर्थ था भूसा निकालना या मुआ निकालने में कर सकते हैं। पैडी, PADDY, पैडी का अर्थ था धान। और स्ट्रा, स्ट्रा का अर्थ था तिनके। सिंडर्स, CINDERS, सिंडर्स का अर्थ है राख। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। अगला वर्ड था पॉकिंग हिज नोज, अतः मुंह मारना जिसको अपन कह सकते हैं। तो पॉकिंग ऑफ नोज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तारक रत्न सॉफ्टेंड ए लिटिल, तारक रत्न थोड़ा नरम पड़ गए। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और 2 मंथ्स, लेकिन तुम कम से कम उसे कहीं छाया में तो बांध सकते थे और चबाने के लिए 1 या 2 मुट्ठी पुआल भी तो दे सकते थे, अथवा भूसा भी तो दे सकते थे। हैज़न्ट्स योर डॉटर कुक्ड राइट, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए। वाई नॉट गिव हिम ए ट्यूब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, उसे एक बर्तन में चावल का मांड ही क्यों नहीं दे देते, अतः जो चावल का पानी है उसे क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, वही पिलाओ उसे। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड ए डीप सिक एस्केप्ड हिम, उसने असहाय दृष्टि से तारक रत्न की ओर देखा, उसकी एक दुख भरी लंबी सांस निकल गई। आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मैं समझ गया तुम्हारे पास उतना भी नहीं है। वाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुमने अपने हिस्से की घास का क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मेरा ख्याल है तुमने अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए अर्थात अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए उसे भी जाकर बेच डाला। नॉट सेव्ड इवन 1 बंडल फॉर द बुल, अर्थात बैल के लिए एक गट्ठर भी बचा के नहीं रखा। हाउ कैलवस यू आर,
तुम कितने कठोर हो सकते हो तुम। At this cruel accusation, Ghaffur seemed to lose the power of speech. इस क्रूर आरोप से मानो गफूर के बोलने की शक्ति भी चूक गई थी, वह असमर्थ हो रहा था। दिस ईयर I was to have received my share of straw. इस साल मुझे अपने हिस्से का घास मिलने वाला तो था, said Ghaffur slowly after a moment of hesitation. गफूर ने एक क्षण के लिए झिझकते हुए ये बात कही। But the master kept it all on account of my last year's rent. लेकिन मेरे पिछले साल के बकाया लगान के कारण मालिक ने वह सब ले लिया, यानी जो लगान थी वो दे नहीं पाया, इस कारण मालिक ने ये सारी चीज़ें वापस ले ली। आई इम्प्लोरेड फॉलिंग एट हिज फीट। मैंने उनके पैरों पर गिरते हुए गिनती की। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमियन। यानी आपकी ज़मींदारी छोड़कर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, अतः मेरे पास कोई जगह नहीं है, इस प्रकार की विनती की। लेट मी हैव एटलीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ। मुझे थोड़ा सा घास रखने के लिए दे दीजिए। देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ। मेरे छप्पर पर भी घास नहीं रह गया है, अर्थात छत पर भी घास नहीं रह गया है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। यानी कहने का अर्थ है कि इस बरसाती मौसम में हम दोनों बाप बेटी इस छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। We shall patch the roof with palm leaves and manage this rainy weather somehow. But what will happen to our Mahesh without food? यानी इस बरसाती मौसम में हम छप्पर पर ताड़ के पत्तों की पैबंद लगाकर किसी तरह काम चला लेंगे, लेकिन बिना खाने के हमारा महेश का क्या होगा। Indeed, so you are fond Mahesh of fond enough of Mahesh. This is joke सचमुच तो तुम्हें महेश से इतना प्यार है, यह तो एक मजाक है। But his scream did not reach गफूर। किंतु उसका जो व्यंग था वो गफूर के पल्ले नहीं पड़ा, इन्हें जो ताना मारा था वो गफूर के पल्ले नहीं पड़ा। बट द मास्टर टुक नो पाइटी ऑन हिम। लेकिन मालिक को मुझ पर थोड़ी दया नहीं आई। ही वेंट ऑन। वह कहता गया। ही गेव मी पैडी टू लास्ट 2 months। मुझे सिर्फ 2 महीना चलाने लायक धाने दे दीजिए। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओवन स्टॉक। महेश डिड नॉट हैव इवन ए वेस्ट ऑफ इट। मेरे हिस्से का घास भी उनके ढेर में लगा दीजिए। महेश को तो एक तिनका भी नहीं मिला। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स हैं आप थोड़ा उस पर ध्यान दे लें। इसमें एक हार्ड वर्ड्स था सॉफ्टन, SOFTENED, नरम पड़ गया। एटलीस्ट, कम से कम। शेड, छाया। मंच, MUNCH, चबाना या कुतरना। टब, बर्तन बोला गया है।
बॉइल्ड राइस वाटर, मांड या चावल का पानी। हेल्पलेसली, असहाय रूप से। SIGH, साई, दुख भरी लंबी सांस। एस्केप्ड, ESCAPED, एस्केप्ड का यहाँ अर्थ होता है निकल पड़ी। सेटिस्फाइड, संतुष्टि। बैली, BELLY, बैली का अर्थ होता है पेट। कैलस, CALLOUS, कैलस का अर्थ होता है निष्ठुर या कठोर भी कह सकते हैं। एक्यूजेशन, ACCUSATION, एक्यूजेशन, आरोप। रिसीव्ड, प्राप्त किया। हेजिटेशन, झिझक। ऑन अकाउंट, के कारण। रेंट का अर्थ होता है लगान कह सकते हैं या भाड़ा। इम्प्लोरेड, IMPLORED, विनती करना या निवेदन करना। डोमियन, राज्य या जमींदारी। DOMAIN, राज्य या जमींदारी। पैच, थैली लगाना, पैबंद लगाना। मैनेज, प्रबंध करना। समहाउ, किसी भी तरीके से। इंडीड, वास्तव में। एनफ, पर्याप्त। अगला शब्द था SARCASM, सरकेज्म। सरकेज्म, SARCASM, इसको बोलते हैं सरकेज्म, यानी व्यंग्य करना या ताना मारना। टू टेक पाइटी, दया करना। स्टॉक, ढेर। और विस्प का WISPO, विस्प का यहाँ अर्थ रहता है तिनका। ध्यान दें, विस्प वर्ड इज ए तिनका। वेल, डू नॉट यू ओव हिम मनी, अच्छा तो क्या तुम उनके देनदार नहीं हुए, या यूँ कह सकते हैं कि क्या तुम उनके देनदार नहीं हुए। सैड, तारक रत्न ने अनमूव्ड, तारक रत्न ने बिना हिले डुले ये बातें कही। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तो तुम उनका भुगतान क्यों नहीं करोगे। डू यू एक्सेप्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम जमींदार से मदद की आशा रखते हो। बट वाट एम आई टू पे हिम विथ, मैं उनका कर्ज चुकाऊं भी तो किसके दम पर। We still 4 bighas of land for him, but the paddy has dried up in the fields during the drought in the last 2 years. हम उनके लिए 4 बीघा जमीन जोतते हैं या खेती करते हैं, किंतु पिछले 2 सालों से सूखे में जो धान था वो खेत में ही सूख गया है। माई डॉटर्स एंड आई हैव नॉट इवन टू ईट, मेरे और मेरी बेटी के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं है। लुक एट द हर्ट, लुक एट द हर्ट, इस झोपड़ी की तरफ देखिए। When it rains, जब बरसात होती है। I spend the night with my daughter huddled in one corner. We cannot even stretch our legs. यानी जब बरसात होती है तो मैं अपनी बेटी के साथ एक कोने में दुबक कर रात गुजारता हूँ, यहाँ तक कि हम अपने पैरों को भी नहीं फैला सकते, यानी हम अपने पैरों को भी नहीं फैला सकते। लुक एट महेश, महेश को देखिए। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप उसकी पसलियाँ गिन सकते हैं। डू लैंड मी ए बाइट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही
कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और टू। कृपया करके मुझे उसके लिए थोड़ा सा भूसा उधार दे दीजिए ताकि उसे 1 या 2 दिन तक खाने को कुछ मिल सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्न फीट। और गफूर धरती पर तारक रत्न के चरणों में गिरे पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो कठिन वर्ड्स है OWEE, देनदार होना या ऋणी होना, अनमूव्ड, बिना हिले डुले, एक्सेप्ट, EXPECT, उपेक्षा करना, टिल, TILL, टिल का यहाँ अर्थ होता है जोतना। बीघा जो शब्द है वो जमीन की जो माप है उसको बोला गया है। हैज ड्राइड अप, सूख गया। ड्रॉट, DROUGST, ड्रॉट का अर्थ होता है सूखा। हडल्ड, HUDDLED, हडल्ड का अर्थ होता है एक साथ दुबक कर, यानी गैदर्ड क्लोजली टुगेदर। हडल्ड, द वर्ड हडल्ड, HUDDLED, यानी इट मीन्स गैदर्ड क्लोजली टुगेदर, यानी एक साथ दुबक कर। स्ट्रेच, STRECH, स्ट्रेच का अर्थ होता है फैलाना। रिप्स, पसलियाँ। लैंड, उधार देना। ए बाइट, थोड़ा। HAY, हे का अर्थ होता है भूसा। और सैंक डाउन, बैठे गया। नो नो, मूव एसाइड, नहीं नहीं, अलग हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट इज़ गेटिंग लेट, देरी हो रही है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, स्माइलिंग, गुड गॉड। तारक रत्न ने चलने की नीयत से मुस्कुराते हुए हरकत की। हे भगवान, हे ईश्वर। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, ऐसा लगता है मुझे अपने सींग दिखा रहा हो, या यूँ कह सकते हैं कि वह मुझे अपने सींगों से मार देगा, इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। विल ही हर्ट, मारेगा क्या। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, स्टीपिंग hurriedly बैक फ्रॉम द बुल, वह बैल के पास से एक कदम पीछे हटते हुए डर और क्रोध से चिल्ला पड़ता है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा होता है। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, वह एक मुट्ठी भर भोजन खाना चाहता है। ही सेड, इंडिकेटिंग द wheat bundle of rice and fruit in तारक रत्न हैंड, तारक रत्न के हाथों में चावल एवं फलों की गीली पोटली की ओर इशारा करते हुए गफूर ने यह बातें कही। टेक him away and tie him somewhere else. Take him away, उसे ले जाओ, and tie him somewhere else, और उसे कहीं और बांध दो। इस प्रकार की ये जो बात थी। wants to eat, indeed, बेशक, क्या खाना चाहता है।
लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा ही जानवर। हैजेंट even a bite of straw to eat and must have rice and fruit, खाने को घास का एक तिनका भी नहीं है और चावल और फल चाहिए। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, उसे कहीं और ले जाकर बांध दो। वाट हॉर्न्स, क्या सींग हैं। ही विल गॉर somebody to death one of these days, किसी दिन वह किसी न किसी को सींग से घायल करके मार डालेगा। एजिंग अवे द priest made a quick exit, सावधानी पूर्वक हटते हुए पंडित जी शीघ्रता से वहां से बाहर निकले गए। Looking away from him, Gafur silently watched महेश, उनकी ओर खामोशी से देखते हुए। गफूर साइलेंटली वॉच्ड, गफूर ने शांति से देखा। महेश whose two deep brown eyes were full of pain एंड एंगर, यानी जिनकी दो गहरी बुरी आंखों में पीड़ा थी, एंड हंगर और भूख भरी हुई थी। डिड नॉट इवन गिव ए हैंडफुल, ही मटर्ड पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए वह बुदबुदाया। यू आर माई सन महेश, तुम तो मेरे बेटे हो महेश। ही विस्पर्ड टू हिम, वह फुसफुसाया। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुम 8 साल तक हमारी सेवा करके बूढ़े हो चुके थे। I can even give you enough to eat, but you know how much I love you, do not you? मैं तुम्हें भरपेट खाना तो नहीं दे सकता, लेकिन यह तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जानते हो ना। महेश only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure, महेश ने केवल अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी और आनंद से अपनी आंखें बंद कर लीं। Now hot words moved aside, MOVE, move aside का अर्थ होता है एक तरफ हटो। मूवमेंट, MOVEMENT, गति। डिपार्ट, DEPART, विदा लेना। गुड गॉड, हे भगवान। ब्रेंडिश, BRANDISH, ब्रेंडिश का अर्थ होता है लहराना या घुमाना। हॉर्न्स, HORNS, सींग। फ्राइट, FRIGST, डरा हुआ। स्टीपिंग, STEPPING, स्टेपिंग का अर्थ होता है कदम बढ़ाते हुए। HURRIEDLY, हरीडली, शीघ्रतापूर्वक। स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड का अर्थ होता है लड़खड़ाते हुए। हैंडफुल, मुट्ठी भर। इंडिकेटिंग, INDICATING, इंडिकेटिंग का अर्थ होता है संकेत करना। समवेयर एल्स, कहीं और। गॉर समबॉडी टू डेथ, GORE, समबॉडी टू डेथ, सींगों से घायल करके। एजिंग अवे, EDGING, एजिंग अवे का अर्थ होता है सावधानी से हटते हुए। मेड ए क्विक एग्जिट, तेजी से बाहर निकल गए।
साइलेंटली चुपचाप, मटर्ड MUTTERED बुदबुदाया या बड़बड़ाया, पैटिंग PATTING थपथपाते हुए, विस्पर्ड WHISPERED फुसफुसाया, और प्लेजर का अर्थ होता है खुशी। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टोरी का पार्ट आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पार्ट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।